पधारे हुए सभी नाट्य प्रेमियों का जवाहर कला केंद्र के रंगायन में स्वागत है। आज जयपुर नाट्य समारोह के दूसरे दिन आप देखेंगे नाटक गाथा बंदनी, जिसके लेखक और निर्देशक हैं श्री प्रेमचंद गांधी। गाथा बंदनी बयां करती है कैदी औरतों की व्यथा कथा, जिसे प्रस्तुत किया है कवि, कथाकार, नाटककार श्री प्रेमचंद गांधी ने। नाटक मुख्यतः 4 महिला कैदियों की कहानियों का कोलाज है, जिन्हें हालात ने हत्यारी बनाकर जेल पहुंचा दिया। नाटक की अवधि है 1 घंटा 20 मिनट। आपसे अनुरोध है कि अपने फ़ोन को साइलेंट रखें। अगर फ़ोटो खींचें तो फ्लैश लाइट का उपयोग ना करें, इससे हमारे कलाकारों को बाधा होती है। तो प्रस्तुत है आप सबके सामने नाटक गाथा बंदनी। जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवम्। अरे ये सब क्या हल्ला हो रहा था? कौन है यहाँ पर? कोई है जो मेरे को बताना चुप कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है जल्दी? मैंने वो 108 नंबर वाली डॉगी को भूत नहीं आई है, तो सारी की सारी कैदी औरतें उसके साथ हाय तौबा करने में लगी हुई है। पूरा का पूरा जेल स्टाफ उनको चुप कराने में लगा हुआ है। सबको जाकर अच्छी तरह से बोल दो कि नई जेलर मैडम आ गई हैं। किसी ने ज्यादा चू चपड़ की या होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और ये भी अच्छी तरह समझा दो कि ये जेल खाना है, उनका पीहर नहीं। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। सुनो सभी बंदी महिलाएं ध्यान से सुनो। आज जेल में नई जेलर मैडम आई हैं, वो बहुत सख्त है। किसी ने फालतू फंड में रोने, चीखने, हंसने, मनाने या चीखने चिल्लाने की कोशिश करी तो मैडम साहिबा किसी को छोड़ेगी नहीं। जेलर मैडम बहुत सख्त हैं, वो किसी पर रहम करने वाली नहीं है, ध्यान रहे। जय हिंद। तुम कौन हो? जी अनु सिसोदिया। अच्छा, अनु सिसोदिया। और जो अभी लड़की यहाँ थी वो कहाँ गई? मैडम उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब नाइट में मेरी शिफ्ट है। अभी तो शिफ्ट खत्म होने में आधा घंटा बाकी है, वो पहले कैसे चली गई? दरअसल मैडम उसकी आज तबीयत खराब थी, इसीलिए वो आधा घंटा पहले चली गई। उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा, क्या नाम है उसका? सुषमा वर्मा। और तुम कहाँ रहती हो? मैडम मैं तो यहीं पीछे जेल क्वार्टर्स में रहती हूँ। अच्छा, अकेली हो? जी मैडम, डिवोर्सी हूँ। किसने दिया? मतलब डिवोर्स किसने दिया? तुमने या उसने? मैडम मैंने। क्यों? मैडम वो सारा हरामी कुछ करता धरता तो था नहीं, उल्टे मेरे नाम की धौंस से उगाया करता फिरता था। आए दिन किसी ना किसी से मारपीट भी कर लेता था। तुम्हारे साथ भी? किसकी मजाल है मैडम, जो अन्नू को कोई हाथ भी लगा ले। उल्टे मैं ही कभी कभी उसे इसी बेड से ठोक दिया करती थी। सास ससुर कहते थे रहम कर बेटी रहम कर, खसम है तेरा। मैं कहती थी मैडम अरे खसम है तो घर में बैठ के रोटी तोड़े ना, क्यों मेरे नाम को और जेल डिपार्टमेंट के नाम को बदनाम किए फिरता है। तो इसलिए तुम्हारी तलाक तक की नौबत आ गई? नहीं मैडम, दरअसल उसने मेरे नाम से फर्जीवाड़ा करके मकान का लोन ले लिया, मकान बेच खाया,
बाद में जब बैंक वालों ने कर्जा लेने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में शिकायत की, तब जाके मुझे उसके हरामीपन का पता चला। अरे वो जो कुछ भी हुआ, साइन तो तुम्हारे ही होंगे ना कागजों पर। यही तो अन्नी सिसोदिया मार खा गई मैडम जी। पहले मैं बिल्कुल सीधे साधे साइन कर देती थी, नो बस उसी की कॉपी करके उसे सारा फर्जीवाड़ा कर डाला। और फिर तुमने फर्जीवाड़े का केस किया, वो साबित हो गया और इसी पे तुम्हें तलाक मिल गया, है ना? बिल्कुल सही मैडम जी, पर आपने कैसे जाना? अरे ये तो हमारे देश का सबसे कॉमन फर्जीवाड़ा है। ये आदमी लोग भी अपनी औरतों के साइन करके पता नहीं कितनी कितनी तरह के घपले ही तो करते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी आप। मुझे तो ये सारे के सारे पति फर्जी लगते हैं, सब एक नंबर के बेकार है मैडम। आगे से मैं भी किसी को साइन, किसी औरत को सीधे साइन करते देखती हूँ ना, उसे फौरन आगाह कर देती हूँ कि बहन साइन बदल, उल्टे पुल्टे घुमा फिरा कर चाहे जलेबी और इमरती बना दे, पर सीधा साइन तो कभी मत कर, ताकि तेरा HHS कभी नकल ना कर सके। HHS बोले तो हरामी हस्बैंड साला। बोला वाह, HHS क्या नाम रखा है। अच्छा सुनो, वो जो सबसे मशहूर 4 महिला कैदी है ना, तुम उनकी फाइल्स ला के दो, मैं नाइट राउंड से पहले देख लेना चाहती हूँ। जी मैडम जी, लेकिन मैडम जी अब नाइट राउंड में तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ फाइल्स अभी देख लेती हूँ, वरना घर ले जाऊंगी, बाकी बची हुई कल यहाँ आकर देख लूंगी। जी मैडम। ठीक है, जय हिंद मैडम। जय। जय हिंद मैडम। जय हिंद। रात में सब ठीक रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? वैसे तो मैडम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात करीबन 1:30 बजे एक बंदी महिला की हालत बहुत खराब हो गई। लगातार उल्टियां करे जा रही थी वो। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? सॉरी मैडम, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात है और इतनी बड़ी जेल में ये सब कुछ तो होता ही रहता है। अच्छा अच्छा, कौन सी कैदी है वो? और तुम लोगों ने रात को क्या किया? और अब कैसी तबीयत है उसकी? मैडम जी 1 महीने पहले ही आई है, मीनू नाम है। डॉक्टर को दिखा दिया था रात को, उसने बताया कि एसिडिटी की वजह से उसे लगातार उल्टियाँ हो रही है, लेकिन इंजेक्शन और दवा देकर उसको रात को सुला दिया था। मीनू, क्या क्राइम था उसका? चोरी। एक बड़े मॉल में ज्वेलर के यहाँ से नेकलेस चुरा रही थी, लेकिन मॉल से निकलने से पहले ही पकड़ी गई और फिर सीसीटीवी कैमरे फुटेज में जुर्म साबित हो ही गया। बस ये गहने और जेवर ही तो हैं जो सदियों से औरतों को बंधनी बनाए हुए हैं। अरे इनके लोभ लालसा में या तो ये कभी घर में कैद होकर रह जाती हैं, या फिर इसको हासिल करने के लिए यहाँ जेल में आकर पहुँचती हैं। सही कह रहे हैं मैडम जी आप। ये गहने और कपड़ों के शौक ने ही औरत को गुलाम बना कर रखा है। मैडम जी ये फाइल देखी आपने? हाँ, कुछ केसेस पढ़ी तो थी मैंने। मैडम जी इन 4 औरतों के साथ को बहुत बड़ी सजा मिली है इन्हें। आपको नहीं लगता कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ? मुझे तो लगता है इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है मैडम जी। कंधा, कानून को अंधा भी तो इसीलिए कहते हैं। पर जो कुछ भी हो, ये तो सच्चाई है कि इन लोगों ने मर्डर तो किया ही है ना, तो हत्या की सजा भी इन्हें मिलनी तो थी। लेकिन इनके हालात भी तो देखिए मैडम जी अरे आप। हालात जो भी रहे हो, किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का कोई हक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सजा देने का काम पीड़ित या पब्लिक का नहीं है। उसके लिए अदालतें हैं, पुलिस है, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था है। सही कह रहे हो मैडम जी आप ये बात तो, लेकिन आजकल तो लोग खुद को ही पुलिस और खुद को ही मुंसिफ समझकर लोगों की जान ले लेते हैं। कितना गलत हो रहा है ना मैडम ये। सही कह रही हो तुम। जब कानून का भय खत्म हो जाता है ना जी, तो यही सब कुछ होता है। अरे दंगा करने वाली भीड़ को मालूम है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उन्हें बचाने वाले सब लोग पावरफुल लोग हैं, पावर में, इसीलिए तो वो कुछ भी कर गुजरते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो मॉब लिंचिंग तक हो जाती है। अरे अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना, तो तुम देखना कुछ नहीं बचेगा। न परिवार, न रिश्ते नाते, न समाज, न देश। देश क्या, ये दुनिया ही नहीं बचेगी। सही। अब देखो, देश एक घर की तरह होता है।
जैसे घर में कोई बच्चा गलती करता है तो हम उसे समझाते हैं, उसे कभी डांटते हैं, गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, उसी तरह देश के नागरिकों का भी तो ये कर्तव्य है कि वो लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोके, और रोके नहीं तो कम से कम उनका साथ तो ना दे। अब तुम इस सोमा को ही देख लो ना। अरे अगर इसके घर वाले इसे सख्ती करते, इसमें इसे डांटते बुरी तरह से, तो क्या वो अभी यहाँ इस जेल में होती? सही कह रहे हैं मैडम जी, आपकी बात तो बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जी मैडम। तुम तो इन चारों के बहुत नज़दीक हो, है ना? इन्हें अच्छी तरह से जानती भी हो, और मुझे ये भी पता है तुम्हें इन चारों से हमदर्दी बहुत है। और एक बात सच सच बताओ, साफ बताओ, वास्तव में सबकी सब हैं कैसी? मैडम जी, ये चारों ही बेचारी हालात की मारी हुई है। मैंने ही क्या, जेल के सभी कर्मचारी और अफसरों ने इनके साथ खूब बातें की है। पूरा जेल स्टाफ इनकी कहानी जानता है और सभी को इनसे हमदर्दी भी है। एक बात करते हैं मैडम जी, आप खुद ही चल करके इनसे इनकी गाथा सुन लीजिए ना। है हाँ, नहीं, बैरक में सबके सामने मिलना, बात करना ठीक नहीं रहेगा। जी मैडम, आपके चैम्बर के पास में जो गेस्ट हाउस है ना, उसमें बुला लेते हैं इन सभी को। हाँ ये ठीक रहेगा, पर हाँ तुम एक साथ मत बुलाना, सबको एक एक करके बुलाना। जी मैडम, एक बार में एक ही को बुलाएंगे। जी Correct. मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये आज की बंदियों की उपस्थिति। तो कुल 246 है बंदनियाँ, इनमें से 22 पैरोल पर और 13 हॉस्पिटल में, और आज की उपस्थिति 211। ये डिटेल्स तो ठीक है। और ये जो 22 पैरोल पर है, इनकी डिटेल्स? मैडम ये सभी इसी फाइल में है और रजिस्टर में भी इंदराज है। मैं वैसे ये भी जानना चाहती थी कि ये 22 के 22 पैरोल पर क्यों है? मैडम इनमें से किसी के घर में तो शादी ब्याह और खुशी का माहौल है, और किसी के घर में मौत और गमी का। और ऐसी कोई बंदनी जो पैरोल खत्म होने के बाद वापस ना आई हो? नहीं मैडम, हमारी जेल में ऐसी कोई बंदनी नहीं है। ओह वेरी गुड, दैट्स गुड न्यूज़। थैंक यू मैडम। तो सुषमा जी बताइए, आप सबसे पहले किसकी कहानी सुननी है? किसको बुला रही हैं आप सबसे पहले? मैडम जी, इन चारों में से किसी को भी बुला लीजिए। इन सबको हालात ने हत्यारी बनाकर जेल में पहुंचा दिया है। किसी को भी। ठीक है, जिसको भी बुलाना हो उसे गेस्ट रूम में ले आना, ठीक है? और हाँ, उसको बुलाने से पहले टेबल पर उसकी फाइल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? जी मैडम। तुम बुला कर लो, मैं अभी आती जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। सोमा, नमस्ते करो। ये नई जेलर मैडम है। नमस्ते जेलर साहिबा। नमस्ते। राउंड पर देखा है रात में, सुना है बड़ी सख्त जान है, पर मेरा तो फैसला हो चुका। अब कौन सा रिमांड लेना है? जेल में रिमांड नहीं होता, थाने में होता है। अरे आप तो औरत हैं, कोई मर्द होता तो बैरक से यहाँ आने में ही मेरा रिमांड ले चुका होता। बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे। सॉरी जेलर साहिबा। मैडम जी सही कह रही हैं। अब ध्यान से सुनो। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ है तुम्हारे साथ, वो सब जेलर मैडम को बताओ। मैडम खुद तुम्हारी बात सुनना चाहती हैं, तुम्हारे बारे में जानना चाहती हैं। मेरे साथ जो हुआ वो सुनाऊं? बहुत बहुत दर्दनाक है मेरी दास्तान। मैं तो सपनों में जीने वाली लड़की थी, जिसे उसके सपनों ने ही मार डाला। नहीं, वो मर्डर मैंने नहीं किया, मेरे सपनों ने किया है, और मेरे सपनों की सजा अदालत ने मुझे सुनाई। मुझे मेरे सपनों ने बर्बाद कर दिया। लड़कपन के सपने अक्सर ऐसे ही होते हैं सोमा। अरे आपको मेरा नाम भी पता है? मेरे नाम के पीछे
मुझे भी एक कहानी है, बताऊं? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ, इसीलिए तो आए हैं। मेरा जन्म हुआ सोमवती हरियाली अमावस्या के दिन। मेरी दादी बहुत अंधविश्वासी थी। कहती थी, देखना अमावस्या के दिन आई है, सारे खानदान को खा जाएगी। खानदान का तो क्या कहूँ, बस मैं ही बर्बाद हो गई। क्यों? तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, स्कूल में क्लास में हमेशा टॉप करती थी। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अक्षरों से किताबों की बातें अक्सर मुझे सपने में दिखाई देती थी, और जब मैं अपनी कल्पना की बातें अपने माता पिता को बताती तो उन्हें बड़ा आनंद आता और गर्व जैसा भी कुछ महसूस होता था। मेरे पापा कहा करते थे, देखना अपनी सोमा एक दिन बहुत आगे जाएगी। और सच में मैं बहुत आगे निकल गई। अपनी कल्पना के पंखों पर सवार अनजाने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक ले आई। और ये ऐसे सपने थे जो तुम्हारे माँ बाप पूरा नहीं कर सकते थे। हाँ, मामूली मुनीम की नौकरी करने वाले मेरे पापा कैसे कर सकते थे? हमारा 5 लोगों का परिवार था। मेरे 2 छोटे भाई बहन भी थे। मेरे पापा हमारे परिवार को पालते या मेरे सपनों को? तो क्या इसीलिए तुमने चोरी की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर? हमारे घर में था क्या जो मैं चुराती? मैंने हमारे घर से कभी कुछ नहीं चुराया। मैंने चुराया है अपने वजूद को। मैंने चुराया है उस विश्वास को जो मेरे माता पिता और मेरे भाई मुझ पर करते थे। तो फिर तुम्हारे पास ये नित नए कपड़े कहाँ से आते थे? कॉलेज में मेरी कुछ सहेलियाँ थी, वो बहुत अमीर थी। वो अपने लिए शॉपिंग करती तो मेरे लिए भी कुछ ले आया करती थी। लेकिन ये बात मैंने अपने माता पिता को हमेशा बता कर रखी, इसलिए चोरी का इल्जाम सरासर गलत है। तो क्या इन्हीं दोस्तों के कहने पर तुमने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा? हाँ, काश वो इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों कहती हो? तुमने तो इलेक्शन में बहुत भारी जीत हासिल की थी। हाँ, वो एक तरफा जीत थी मेरी। वो मेरी कम, मेरे दोस्तों की ज़्यादा थी। लड़कों की या लड़कियों की? दोनों की। सच कहूँ तो मेरा नाम तो ऐसे ही आ गया था। पार्टी को पैसे वाली जिताऊ उम्मीदवार चाहिए थी। पैसे वाली मेरी दोस्त थी। उन्हीं ने लड़कों से कहा कि सोमा ही हमारी कैंडिडेट होगी। बस बदकिस्मती से मेरे सपनों को पंख लग गए। तो मतलब तुम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद राजनीति में और आगे जाना चाहती थी? नहीं, लेकिन मेरे सपनों ने मुझे कहा कि सोमा तू आगे बढ़, तू एक दिन बहुत बड़ी लीडर बनेगी। और बस मैं पढ़ाई में कम, पॉलिटिक्स में ज़्यादा रमने लगी। तो फिर पास कैसे होती चली गई? कुछ तो इंटेलिजेंट थी मैं, बाकी काम स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने कर दिया। आप तो जानती ही हैं, पॉलिटिक्स के जुगाड़ से बड़ी बड़ी डिग्रियां और पीएचडी तक हो जाया करती है। यूनिवर्सिटी में ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ, उनमें से कई तो मेरे साथ के भी हैं जो प्रोफेसर से लेके मंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो फिर इन सब के बीच में तुम कहाँ खो गई? मुझे पार्टी मेंबरशिप में यूथ विंग्स में बड़ी पोस्ट मिल गई और राज्य और केंद्र के बड़े बड़े नेताओं के साथ मेरा आना जाना, उठना बैठना हो गया। और बस इसी वजह से मेरे सपनों को और पंख लग गए और देश भर में मेरा आना जाना होने लगा। और तुम बस हवा में उड़ने लगी सपनों को लेकर। हाँ, मुझे बहुत बाद में समझ आया कि राजनीति में मेरे जैसी लड़कियों का काम देश के बड़े नेताओं की दैहिक सेवा भर होता है, जिसे समय रहते इस सेवा की कीमत वसूलने का होश आ जाता है, वो तो कुछ न कुछ बन जाती है। और मैं मेरे जैसी तो बस बर्बाद हो जाती है। तो सब तुम्हारी तरह इस राह पर चलती भी नहीं है सोमा? हाँ, कुछ तो घरों को लौट जाती हैं, जिनके ऊपर शक्तिशाली लोगों का हाथ होता है, वो भी कुछ न कुछ बन जाती हैं। लेकिन मैं घर नहीं लौटी। पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रोका तो होगा? हाँ, रोका था,
लेकिन मेरे सपने मुझे कुछ देखने सुनने ही नहीं देते थे। दीदी अब बंद भी करो आपकी ये पॉलिटिक्स। जानती हो लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हाँ दीदी, आप हमारे साथ रहा करो ना, आप मुझे पढ़ाया करो। आपको बताने से बात नहीं होती, हमारा मन नहीं लगता। अब कुछ भी नहीं, आप हमारे साथ रहोगे, ठीक है? मम्मी आप बोलो ना, आप चुप करो। देख सोमा बेटा, मुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती है बेटा। आस पड़ोस रिश्तेदारों को क्या जवाब दें? पूछा बेटा, यही पूछा बेटा, तेरी शादी के लिए क्यों नहीं जा रही? सोमा बिटिया, तुम्हारी दादी कहा करती थी सोमती मास के दिन आइए, घर उजाड़ कर जाएगी। माँ 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 ऐसे बुरे और कड़वे वचन क्यों बोल गई मेरी सोमा बिटिया के लिए? बेटा यही सही वक्त है, लौट आ बेटा। आम लड़कियों की तरह भी तो जिया जा सकता है ना बेटा। इस राजनीति की गटर गंगा में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसमें केवल खानदान और पैसा ही चलता है आजकल। बेटा तेरे बारे में मैं सोचता हूं ना तो डर जाता हूं। हाँ, मेरा ये डर सच साबित हो इससे पहले ही लौट आ बेटी, लौट आ, लौट आ। तुम सब लोअर मिडिल क्लास मेंटेलिटी के हो, ना तो राजनीति जानते हो ना ही मेरी अप्रोच। देखना एक दिन मैं मिनिस्टर बनकर आऊंगी, तब पता चलेगा तुम्हें कि मैं इस छोटे से घर से निकलकर कहां से कहां पहुंच गई हूँ। अभी मैं अपना सामान लेने आई हूँ। रात को पार्टी की मीटिंग में गोवा जाना है फ्लाइट से। फिर तुम्हें टिकट नहीं मिला? नहीं, आखिरी राउंड तक मेरा नाम चलता रहा। मुझे आश्वासन दिए जाते रहे, मगर मेरे पास ना तो पैसे की दौलत थी, ना ही कोई जातिगत आधार। अंदरूनी गुटबाजी और कोई गॉडफादर नहीं होने की वजह से मैं बेसहाय थी। तो यहीं से शुरू हुआ तुम्हारे जुर्म का रास्ता? नहीं, जिस रास्ते पर मैं चल रही थी वो जुर्म का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि हर हाल में कोई चमत्कार हो जाए तो मुझे टिकट चाहिए। बस इसी कोशिश में मुझे वो सेठ मिल गया जो मुझ पर दांव खेल सकता था। मतलब उसने मुझे कहा कि वो पैसे के दम पर मुझे टिकट दिला सकता है। और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया? हाँ, मुझे लगा कि सेठ सरकार बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा ही तो वसूल करेगा। वाह, कमाल है सोमा तुम्हारी। है टिकट के लालच में तुम उस सेठ के जाल में मछली की तरह फंसती चली गई। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? वो सेठ तुम्हें और नेताओं को मिलाने के बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया। अपने फार्म हाउस पर वहां पर तुम्हें ब्लैक कॉफी के अंदर नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई गई। और फिर सबने क्या किया? एक एक करके सबने तुम्हें अपनी हवस का शिकार बनाया, यही ना? नहीं, मत याद दिलाइए उस दिन को प्लीज। नहीं, मत याद दिलाइए। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जो मुझे अपने हाल पर होश आया तो बस रोती रही। इसलिए तुमने अगले दिन उस सेठ का टिकट काट दिया। तुम्हारा बस चलता तो तुम तो बाकी नेताओं को भी नहीं छोड़ती। हाँ, मुझे दुख है कि वो हरामी नेता बच गए। सेठ जैसे गंदे दलालों और घिनौने राजनेताओं की वजह से आज हमारे देश की राजनीति की पावन गंगा गटर गंगा बन चुकी है। एक नेता ये थे जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाया, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पुलिस के ओहदे पर खड़ी हैं और मेरे देश की महिलाएं नई नई मंजिलें तय कर रही है। और एक मेरे साथ क्या हुआ? वो सेठ, उसे तो मरना ही था। उसे मैंने नहीं मारा, मेरे सपने हैं हत्यारे। हत्यारे हैं हमारे अंधविश्वास, हत्यारे हैं वो
शब्द जो मेरी दादी ने मेरे जन्म के बाद मुझसे कहे। मैं हत्यारी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं हत्यारी, मैं हत्यारी नहीं हूँ, मैं हत्यारी नहीं हूँ। ओह, हेलो। हेलो, जय हिंद मैडम, मैं जेल से बोल रही हूँ अनु। हाँ हाँ, जय हिंद। मैं बस अभी आ ही रही थी जेल के लिए। क्या हुआ? जी मैडम, दरअसल अपने जेल में एक एक्सीडेंट हो गया है। दो क्या? कैदी औरतें जल गई हैं। जल गई है? कैसे जल गई? कहाँ आग लगी? नहीं नहीं मैडम, आग नहीं लगी। वो लोग चाय की बाल्टी उठा के चाय बांटने जा रही थी। हाँ? एक औरत का पैर फिसला, दो औरतें धड़ाम से गिर पड़ी। गरम गरम चाय ने जला दिया उनको। ओहो, तो डॉक्टर को बुलाया? जी मैडम, डॉक्टर साहिबा आ गई हैं, इलाज चल रहा है दोनों का। तो तुम ऐसा करो कि उन दोनों बंदनियों को जेल के हॉस्पिटल में ही रखना। पर सुनो, ध्यान दो, बैरिक्स में उनको बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। जी मैडम, जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये अजीब ही हाल है ये जेल की बंदनियों की। अरे बाहर की दुनिया में इनके पांव फिसले तो जोड़ कर बैठती हैं, और अब यहाँ जेल में कभी चाय की बाल्टी या कभी दाल की बाल्टी ले जाते हैं, इनके पांव फिसल पड़ते हैं। ये चलना मरना क्या औरत की किस्मत में लिखा है तूने भगवान है? पहले पति के साथ चिता में जलाई जाती थी, और फिर दहेज हत्या के लालच में जलाई जाने लगी, और अब क्या जेल खाना भी इनको जलाने लग गए। अरे यार, बड़ी अजीब किस्मत है तेरी ये औरत। अरे सुन सुषमा, सुना जेल में क्या हुआ? हाँ पता है, चाय फैलने से दो बंदी कैदी जल गए। हाँ हाँ, वो तो जल गई, लेकिन उसके अलावा भी पता है क्या हुआ? नहीं तो और कुछ भी हुआ था क्या? हाँ, अरे उन बंदियों को अस्पताल भेजने के बाद बूढ़ी बंदियों ने बाकी सारी बंदियों की मीटिंग बुलवाई। अरे ये जेल में ना ऐसी मीटिंग तो आए दिन चलती रहती है। हाँ हाँ, मालूम है चलती रहती है, मगर आज की मीटिंग कुछ खास है, क्योंकि आज बूढ़ी बंदियों ने बड़ा अजीब फरमान निकाला है। वो क्या? उन्होंने कहा है आगे से चाय और दाल की बाल्टी वो नहीं उठाएंगी जो मुटल्ली हो। चाय की बाल्टी उठाने से मुटल्ली होने का क्या मतलब? भाई एक बूढ़ी बंदी ने कहा बताया कि बेचारी मोटी औरतें अपना वजन संभालें या बाल्टी का। अरे सुन सुषमा, इसका मतलब तो ये हुआ आगे से जो कैदी 36, 24, 36 हैं वही वजन उठाएंगी। यानी कि बाल्टी उठाने के लिए स्लिम ट्रिम और अगर कहें तो मिस इंडिया जैसा होना बहुत जरूरी है क्या? है ना मजेदार? ये औरतें भी अनु है ना, यहाँ की जो कैदी महिलाएं हैं ना, ये बिल्कुल पगलेट है। हमारी चुप हो जा। अरे सुन, उनको भी एक कहानी सुना ना, देते हैं ना। बड़ी सच्चान मैडम है, नौकरी कर रही है नहीं मैडम की अभी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये फाइलें साइन कर दीजिए आप। आज 4 कैदियों की पेशी है अदालत में। अच्छा ठीक है, मैं वो जेल चली गई थी, वो जो बंदनें जल गई हैं ना, उन्हें देखने चली गई थी। कैसी हालत है मैडम उनकी? ठीक है, पर जगह जगह शरीर पर फफोले तो पड़ ही गए हैं। डॉक्टर कह रहा है कि 10 एक दिन तो लग ही जाएंगे ठीक होने में। लेकिन एक बात बताओ जी मैडम। इन फाइल्स पर तो डिप्टी जेलर भी साइन कर सकती थी ना, फिर मैडम साइन करवा। मैडम जी, बात ये है कि डिप्टी जेलर मैडम के बेटे की आज पीटीएम है स्कूल में। मैडम जी वहीं गई हैं, उन्होंने कहा है
कि लगभग 11 बजे वापस आ जाएंगी। चलो ठीक है, लाओ एक तो उठाती हूँ, तुम देते जाओ। ये पकड़ो, ये खाली कागज है, फाइल कवर नहीं मिलते क्या आप लोगों को? ये लीजिए। फाइल कवर लगा के लेके जाना। जी मैडम, जी मैडम। ये पकड़ो। पकड़ो। जी मैडम। जय हिंद। जय हिंद। मैडम पानी। अरे ये दुनिया में संतान की परवरिश का काम भी सिर्फ जन्म देने वाली माँ का ही होकर रह गया है। कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, कोई दुख हो, तभी वो माँ अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है। बच्चों की जिम्मेदारी की फिक्र तो फिर भी लगी रहती है। अब देख लीजिए डिप्टी जनरल मैडम को, गई है ना अपनी पीटीएम में भागकर। बिल्कुल सही बात है मैडम जी। और हमारी सुषमा को ही देख लीजिए, आज तक अपने बच्चों की पीटीएम में जा नहीं पाई। सुषमा, ये तो इसने तो शादी नहीं की, तो बच्चे कहाँ से आ गए? मैडम जी इसके तो नहीं है, मगर अपने बहन के बच्चे यही पाल रही है। अच्छा, और बहन? बहन, उसको तो ससुराल वालों ने कब का मार डाला। 3 साल में 2 बच्चे पैदा हुए और 5वें साल में उसकी लाश ही अस्पताल से वापस आई थी। अच्छा, तो वैसे हुआ क्या था? मैडम जी दोनों बार में उसने बेटियों को जन्म दिया था और ससुराल वालों को चाहिए था बेटा। रोज के ताने मार मार के उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि बेचारे ने जहर खा के आत्महत्या कर दी। तो क्या ससुराल वाले भी जेल में बंद हैं? नहीं मैडम जी, उसके चचिया ससुर केंद्र में बड़े ओहदे पे थे, उन्हीं के रसूख के चलते सारे ससुराल वाले आराम से छूट गए। अच्छा, ये सुषमा की उम्र कितनी होगी? मैडम जी होगी कोई 35-38 साल के बीच में। अच्छा, और ये बहन की डेथ कब हुई? इस बात को करीब हो गए 10-11 साल। तब इसकी सगाई भी तय हो गई थी मैडम जी। अच्छा। मगर तब ये हादसा हो गया और देखिए ना बेचारे की जिंदगी की दिशा ही बदल गई। कमाल है। अरे दुनिया भर की दुखियारी औरतें क्या मुझे इसी जेल में मिलनी थी? हैं? हाँ भाई, तुम्हारा तो कोई चक्कर वक्कर नहीं है ना? नहीं मैडम मेरा, मैं तो आपको बता चुकी, अपना तो हो चुका तलाक HHS से। ओ हाँ, क्या? हरामी हस्बैंड साला। वाह, क्या नाम दिया? HHS। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम जी हाँ? आप शनिचरी माई को गेस्ट रूम आने के लिए कह दिया था, आप उसकी कथा तो सुनेंगी ना? हाँ, अरे जेल में ये सब तो चलता ही रहेगा, और शनिचरी बाई से मिलना बहुत ज़रूरी है। तुम बुलाओ, मिलते हैं आज तुम्हारी शनिचरी बाई से। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम ये शनिचरी माई है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। गांव वालों ने इसे डाकन बना दिया। नहीं, मुखिया बनाई मैंने डाकन। हाँ मैडम, मुखिया ने इसको गांव वालों के सामने डाकन प्रचारित कर दिया और सारे गांव वाले इसे मारने आ गए। उल्टे इसने मुखिया का काम तमाम कर दिया। लेकिन देखिए ना मैडम, बेचारी अब उम्र कैद की सजा भुगत रही है। माई गांव में डायन डाकन या चुड़ैल बनाने के पीछे अक्सर कारण तो कोई दूसरे ही होते हैं। आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। साची बात कही आपने। तो अच्छा ये बताओ कि तुम शादी होकर जब अपने गांव आई तब भी ऐसी कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कदे ही नहीं। मेरो तो भरो पूरो परिवार हो, कोई कमी नहीं। मेरो आदमी यहाँ पहले पहलवानी कर दो और साथ में घर की खेती। 2 और भाई रिया मेरे आदमी का, मेरा देवर। मेरो ब्याह पहले होगा और मुकलावा बाद में। मुकलावा मतलब? मैडम मुकलावा हमारे यहाँ गौने को कहते हैं। ओह अच्छा। तो जब मैं सास रे आई ना तो ससुरो तो पहला मर गो और सासू ने एक राते खेत में नाक डसो। पाचे हम 4 ही रह गए। दोनों देवर शहर पढ़ने चले गए और अटे गांव में हम दोनों ही रह गए। फिर देवरा की पढ़ाई पूरी होगी, बाकी नौकरी लागी, बाका ब्याह होगा तो 2 ही आप की लुगाया ने देर शहर रहने लगे। छठे चौमा से आते।
और खेती की कमाई से આપણો हिस्सो बांट के ले जाते। મારી બહુ સુધો તીનતા પર જન્મિયા પણ જીવતા કોની રહ્યા। પાછા डॉक्टर ही कह दियो कि मैं निपुती रहूंगी तो भगवान की मर्जी मान के हम बैठ गए। क्यों शहर में इलाज नहीं करवाया? अजी मैडम जी घर खेत और दो डांगरों को उनके भरोसे छोड़ के जाती, फिर भी मैं गई औलाद की खातिर, जांच कराई पूजा कराई ताबीज बांध लिया, पर भगवान नहीं सुनी तो नहीं सुनी, पाछे डॉक्टर ही जवाब दे दिया। चलो ये बताओ, घर में आप दोनों अकेले ही रहते थे क्या? कोई नौकर चाकर, कोई मजदूर वगैरह? अजी मैडम जी छोटी सी खेती में किसान खुद ही कमा खा ले तो बहुत है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ था? गांव की सीम पे और 2 कोस पर खेत। और मुखिया का? मुखिया का तुम्हारे घर वालों से कोई बैर था क्या? नहीं, पहला तो नहीं था। आदमी की मौत के बाद पता पड़ा कि उसके मन में पाप भरा था। पाप? कैसा पाप? क्या उसकी बुरी नजर थी तुम्हारे ऊपर? हाँ, वो आए दिन मेरे घर आ पड़ता और मेरा आदमी होता ना तो उसके मुंडे पे मेरे गुण गाता। कुछ भी कह ले लेकिन हरी बिरादरी का तो जवाब नहीं। घर तो ईशो चमका के रखा है कि हरी बिरादरी में तो कोई दूसरा वर्ग नहीं मिला गाँव में। यहाँ गांव में बिरादरी में बच्चे कौन है? सब सगड़ा तो शेर भाग लिया। सही बात है। फिर भी कह रहा हूँ हरी बिरादरी कमाल की है। खेत तो खेत, घर और डांगर भी बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा भी है। हाँ मुखिया जी, सारा दिन हाड़ तोड़ती है, मना करूं पर माने को नहीं। कौन कुण वास्ते करे के वे क्या तो टाइम पास कर। बात तो साफरी करा थारी जरा। अरे कभी घर से बारह भी गाड़ा करवाना है? कोई तीर्थ, कोई यात्रा, अरे 4 धाम की यात्रा ही करे आओ दोनों लोग लगाई तुम्हारे साथ है। क्यों जी? सुनो जी, कह दो मुखिया जी सु मारा घर, मारा खेत और मारा डोर डांगरी मारा तीरथ है। हाँ अरे भैया मैं चालू बात है फिर आसू। सुनो जी, कह दो मुखिया जी सु मारे घरे आने की जरूरत नहीं है। मैंने पता है मुखिया की नजर कटे कटे है। सच्ची बात। ये बताओ कि मुखिया ने तुम्हारे साथ कभी जोर जबरदस्ती करी क्या? आदमी के जीते जी कभी हिम्मत नहीं पड़ी उसकी। मेरा आदमी पहलवान हो, दंगल में कुश्ती लड़ता। अच्छा, अब पति के मरने के बाद? एक रात मुखिया मेरे घर आयो और रोन लागो और भाई लो मर गो मैं किया जीऊं और पाछे मैडम जी मन बात में भरन लागो ने दूर पटक दी गंडा कड़ा। अरे मैडम जी ये लुगाया सब समझे, आदमी लोग लुगाया ने बावली समझे। पर मुखिया ने तो ऐसे बहुत सारी चालें चली होंगी। हाँ, वो तो एक दिन पटवारी ने सागे ले रहा है ना। मेरे दोनों देवरा ने फोन कर दिया पहले और कहा कि ना तो सरकार तो हाईवे के हाथे जमीन जब्त कर रही है, तो सरकार तो कम पैसा देगी, तुम ऐसा करो पहला ही बेच दो, मैं थाने चौका पैसा दिला दूंगा। दोनों देवर मान गया और जमीन को बंटवारा होगा। वहाँ के हिस्सा में मैडम जी 5 बीघा जमीन आई, पड़वा वहाँ दोया की खातिर बहुत ही। तो हाईवे क्या उधर नहीं बना तुम्हारे खेतों के पास में? नहीं, वो तो 8 कोस दूर बने और वो भी कई बरसा पाचे। अच्छा, तो मुखिया ने तुम्हारी जमीन हड़पने की बहुत कोशिश की होगी। पूछो मत मैडम जी, कितना अफंड करिया वो, पर मैं अड़ गई और जमीन बच गई। पर मुखिया की चालें खत्म नहीं हुई होंगी। हाँ, वो तो एक दिन पटवारी ने सागे ले रहा। देख भाई गंगाराम, थारे घर की जमीन तो अब सड़क में आ रही है, सड़क बनेगी अड़ा तो। अरे पटवारी जी जी जरा नक्शा तो दिखाओ आई ना। हाँ गंगाराम गंगाराम, कर भला तो हो भला भैया। सरकार नई सड़क बनाने की सोच रही है गांव में। आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद ही देख लो भैया। ये देखो तुम्हारे घर की जमीन को सरकार ने बस अड्डा बनाने के लिए चिन्हित किया, खुद ही देख लो भैया। यह तो गलत बात है, सरकार यहाँ क्या बना सके नक्शो? अरे सरकार क्या भी कर सके भाया। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानू।
मैं तहसील आके पूछूंगा। अरे तो पटवारी जी भी तो तहसील का आदमी है, सरकारी आदमी, कोई गलत थोड़ी कर रहा है क्या पटवारी जी? ए हरामी मुखिया, थारो खेता पे जोड़ नहीं चालियो तो घरा पे दे पाड़ियो। और सुन पटवारी, भाग जासी की टांगा तोड़ के हाथ में देवो। अरे 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 सरकारी आदमी से बात करने की तमीज कोई थारी गाड़ी ना? हाँ, भागो के थाकी टांगा तोड़ के हाथ में दूं। खाटा पे चकडोल निकल, अरे थे हटो तो खाटा पे चकडोल निकल जासी। और भागता बेर भी सुन लियो, ये दोबारा हमारे घर और खेता पे नजर रखी ना तो अटी काट देसी वहां। तो इस तरह शुरू हुआ तुम्हें डायन बनाने का खेल? हाँ, फिर दोनों कई दिनों तक नहीं दिखे। हमारे घर के सामने गांव की गैल में जादू टोना की कई चीज़ें, कई तरह कांड बन, कलश, ठीकरी, नींबू, मिर्ची, रोली मोली, कई तरह कांड बन, रोज ही नहीं मिलता। पता नहीं कौन छोड़ जाता। मैं हमारा आदमी ने कहती ना तो वह कहता रहने दे, तेरो का ही बिगड़े, करने दे लोगों ने मन की को। तो एक रात की बात मैडम जी, मेरा आदमी तो खेता चली होती और मैं ऊपर डागला पे जाके बैठ गई। आई देखो दूर से एक छिया नजर आई। नजीक आयो तो मुखिया, वो कई देर तक मेरे घर के ओड़ू दौड़ू घूमते रही। और जब मैं गांव के नजीक जिनावरा के बाड़ा में गई तो मुखिया मैंने गांव में जाता दिखो। मैं भी घर आके सो गई। सुहारा उठी तो मैं तो डाकर बन गई। अरे ये डाकण है, हाँ ये आते ही अपनी सास को खा गई, फिर दूसरे को खाया। अरे ये डाकण है, मारो मारो तो भागो, अपने पति को भी खा लिया इसको। डाकण ने पूरे घर को खा दिया। मारो मारो तुम तो ये बताओ तुम्हारे पति की मौत कैसी हुई? कब हुई? मालूम तो पाचड़ हुई हो मैडम जी। लोग कह रहे नाक 10 गो रात में, पूरा शरीर जहर सो नीलो पड़ गया। अच्छा, फिर उनका अंतिम संस्कार वो किसने किया? देवर भोजाई की बिना गांव का लोग ही कर दिया। देवर भोजाई तो अगले दिन रात गए आए, पर हाँ क्रियाक्रम निपटा के चले गए। मैंने भी अपने साथ गांव शहर ले जाने की कही, पर मैं नहीं मानी। मैंने अब आप बताओ, खेत घर जमीन दो डांगरों को उनके भरोसे छोड़ की जाती, पिछाड़े से वो मुखिया ही जीम जाता सब। फिर तो गांव में तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल हो गया होगा। हाँ, मैं तो बचने के लिए हाथ में दांत ली और खवाड़ी लेके चलने लगी। अच्छा, फिर तो गांव वालों को पूरा यकीन हो गया होगा कि तुम तो सचमुच में डाकण हो। हाँ, कोई नजीक नहीं आता, सब भाग जाते डर के मारे। तो ये बताओ, इस बीच मुखिया ने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? मुखिया की करतूत सुई तो सारी बात समझ में आई। मतलब? एक रात मुखिया मेरे घर आया। सनो, अरे सनो, गाड़ी खोल। देख, मैं हूँ मुखिया। ये क्या बोल रही हो रे? जो भी बोलना है बाहर से बोल, किवाड़ी नहीं खुलेगी। देख, तुम रानी बन के जिएगी हमारे साथ यहाँ। मैं थाने और देवरा का केस भिजरा देसूं। बस तुम्हारी प्रीत की लाज राख ले सन्नो। सुन ले हरामी, न तो मैंने रानी बनन की चाह और नहीं चाहूँ थारा खेत और नहीं थारी प्रीत। सुन ले और दफा हो जा। हमारी प्रीत सांची है सन्नो, थाने पता ही को नहीं। अरे एकली क्या काटेली इतनी बड़ी जिंदगानी तू है, तारे खातिर तो उतना सारा फंड करना पड़े माना। सारी जमीन हो जाता आना चाहूँगा भाभी। मुखिया, डाकण सु प्रीत करन खातिर काई अपन करिया रे तू? अब रहने दे तू, बस हमारी प्रीत को मोल समझ सको। तने पता है डाकण सु प्रीत को मोल? हाँ सन्नो, कई बात करे तू है। मैं ही तो थाना डॉक्टर बनाई, मैं नहीं जानू के मोल।
मुखिया तू तो ऊंची जात को होता हुआ नीच ही निकलियो रे। तारी प्रीत खातर नीच अणो भी बर्दाश्त करियो सन्नो। बस एक बार राजी हो जा तू, फिर देख तुम्हारा रंग। हाँ एक बात बता दे फिर मैं राजी। हाँ हाँ बोल बोल, कहीं बताऊँ बोल। वो मेरो आदमी मतलब मेरो धनी किया मर दो। बस फिर सी बात सुन, काल बेलिया हूँ नाग बाबा रो प्रसाद लियो, अमूल में मिला और पिला दी, बस अब तो राजी। नहीं राजी नहीं हुई, पहला बताता तो राजी होती। अरे अब तो बता दियो ना सन्नो, क्याड़ी खोल। नहीं बात गले नहीं होती। अरे तू तो कीड़ी नहीं मार सके, मिनका ने किया मार सके। अरे सन्नो कई बात करे तू है, मैं मारी लगाई ना मारी है, बनवारी की, किसने की, हुक्मिया की, पौनिया की। अरे कुतरा का नाम बताऊं था ना, एक बात जान ले यहाँ, ऊंची जात और ऊंचे ओहदा पर है बच्चे, आदमी की नहीं मार सका। हाँ कीड़ी नहीं मार सका तो कहवत की बात है वाली। क्याड़ी कौन? सुन ले आरामी, जे किवाड़ी खुली ना तो तने अटे ही दांत ली खवाड़ी सु मारती हुई गांव में ले जासू और बतासू लोगों ने थारी करतूता जो तू अबार उगली। सन्नो थारो चेतो आज ठिकाना नहीं लगा मैंने है, मैं चलूँ बात पर फिर आऊँ लो, देखो आऊँ लो। हाँ तुम तो ये बताओ कि पति की मौत के 1 महीने के बाद ही तुमने मुखिया की हत्या कैसे कर दी? मुखिया की चाल ही मुखिया को कार बनी। मतलब? वो जो मेरे दोनों देवरों से जमीन खरीदी थी ना मुखिया ने, उसी पे मुखिया ने कथा करे। कथा के लिए मेरे पूरा खेत ही रोल दियो, खड़ी फसल उजाड़ दी। गांव की लुगाएं या बात बताई ना मैडम जी, मैंने बहुत गुस्सा आया। कथा को दूसरा और आखिरी दिन मैं गांव वाले तो सब घर चले गए और रह गए वहाँ पाठ करते पंडित और माइक पे मंत्र की जोर जोर की आवाज। मैं आधी रात से पहले अपने खेत की टापरी की तरफ गई, कहीं देखो खाट पे मुखिया लमले और पास में दारू की बोतल। बस मैडम जी, मैं अपने सारे देवी देवताओं ने याद करते वहां, जी हाँ कहाँ डाली लकड़ी ने चीरे ने कुल्हाड़ी उठाया ना, बस यही एक ही भरपूर बार में मुखिया की नाड़ी अलग कर दी। पाछे पतो नहीं मैं कितनी बार कुल्हाड़ी चलाई, जब मैं थाकी ना जद ही रुकी। पंडिता के मंत्र पाठ की आवाज में मुखिया की कोई नहीं सुनी और जद जार हमारे जीव ने चैन पड़ियो मैडम जी, हमारी छाती ठंडी हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मुखिया के शरीर पर कम से कम 80 घाव थी, तो मतलब तुमने कम से कम 80 बार तो कुल्हाड़ी चलाई उसके ऊपर। हाँ जीरे में मैं भी सुनी यह बात, पर अब लागे मैडम जी की कम ही घाव हुआ हरामी का। जब मैं थाकती नहीं ना तो मोटी मोटी कर डाल दी कसाई के जिया। हाँ, और अगले दिन अगर गांव में पुलिस नहीं होती तो गांव वाले तुम्हारी बोटी बोटी काट कर तुम्हें सचमुच ही डाकन के रूप में मार देते। हाँ बचकी में जान सुबी और डाकन का नाम सुबी, अब गांव में मैंने कोई डाकन नहीं कह रहा है। हाँ, तुम्हारे रिकॉर्ड में अखबार और टीवी की खबरें दर्ज है कि कैसे मुखिया ने तुम्हारी इज्जत और जमीन हड़पने के लिए तुम्हें डाकन बनाने की साजिश रची। खैर शनिचर, तुम्हारे साथ हुआ तो बहुत गलत, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन वो सबके बावजूद तुमने जो किया, तुमने जो ये हत्या की, उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं। औरत की तो जिंदगी अफसोस है ही धरती पर मैडम जी, पर दुख तो यो बात को है कि गांव की एक सीधी सादी लुगाई ने अपने मन की जिंदगी जीवानी दी हो मुखिया। मैं कि मेरो आदमी मुखिया को काई बिगाड़ियो, फिर भी मैंने डाकण बढ़ा दी। मेरे आदमी ने जहर दे के मार दिया मैडम जी। मैं किया चुप रहती, मैं किया चुप रहती मैडम जी, मैं गलत नहीं करियो मैडम जी, मैं गलत नहीं करियो मैडम जी, मैं गलत नहीं
आज सब सुबह बंदियों की हाजिरी ले रही थी तो उसमें एक बंदी कम पाई गई। कम पाएगी? कौन से कहती है वो? कहाँ भाग गई? नहीं मैडम, वो भागी नहीं है, दरअसल वो मर गई है। उसका नाम है विमला देवी। अच्छा, मर गई है? कैसे? मैडम, उसकी बैरक के महिलाओं ने बताया कि वो सुबह से ही सीने में और सिर में दर्द की शिकायत कर रही थी। जब हाजिरी में वो नहीं मिली तो हमने सब जगह ढूंढवाया। आखिर में एक बाथरूम का दरवाज़ा अंदर बंद मिला तो हमने उसको तुड़वाया। उसी के अंदर उसकी लाश पड़ी मिली। मैडम, उसकी नब्ज टटोरी, उसको खूब हिलाया डुलाया पर उसमें कोई हरकत ही नहीं हुई। लगता है वो काफ़ी पहले मर गई थी। उसके बाद हमने उसकी डेड बॉडी को अस्पताल भिजवा दिया है। अब डॉक्टर वहाँ से जो रिपोर्ट बना के देंगे वही हम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे। सुषमा मैडम लाश के साथ अस्पताल गई हैं। ठीक है, पर उसके परिवार वालों को सूचित किया कि नहीं? जी मैडम, सुषमा मैडम ने परिवार वालों को सूचना दे दी है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बताओ, विमला की मौत के बारे में क्या खबर है? मैडम जी, डॉक्टरों ने कैदी की मौत की पुष्टि कर दी है। कैदी को 2 अटैक आए डॉक्टरों के अनुसार। उन्होंने बताया कि पहला अटैक सुबह लगभग 5 बजे और दूसरा अटैक 6 बजे के आसपास आया। दूसरा अटैक मैसिव था और उसी से कैदी की मौत हो गई। मैडम जी, कैदी विमला के पति को मरे हुए 4 साल हो गए। उसका एक बेटा है इकलौता जो कि कनाडा में रहता है और एक भाई है, उसने तो लाश लेने से ही इनकार कर दिया और वैसे भी जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक गत 4 सालों से विमला से मिलने जेल में कोई भी नहीं आया। अच्छा, ये विमला देवी का वैसे केस था क्या? मैडम जी, किस जुर्म में सजा भोग रही थी? बात सुना करो पहले, फिर जवाब दिया करो। सॉरी मैडम, उसका दहेज हत्या के कारण वो बंद थी। उसने अपने इकलौते बेटे की वाइफ की दहेज के लालच में हत्या कर दी थी। मैडम जी, विमला जैसे करोड़पति खानदान की औरतें जब दहेज के लालच में अपनी बहुओं की हत्या कर देती है तो लगता है कि इस लालच का कोई अंत ही नहीं। सही कह रही हो तुम, लेकिन देखो तो सही नतीजा निकला क्या? विमला देवी का पति मर गया, बेटा उसे छोड़कर चला गया, बहू को उसने खुद मार दिया और भाई है कि उसकी लाश तक लेने को तैयार नहीं है। ये है असली दहेज जो विमला देवी को मरने के बाद नसीब हुआ है। बिल्कुल सही बात है मैडम जी। तो क्या हमें ही उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं ऐसे दहेज लोभियों के दाह संस्कार करने की। उसके परिवार वालों को खबर कर दो लिखित में। अगर वो लाश लेने आएंगे तो हम लाश उन्हें सुपुर्द कर देंगे, वरना मेडिकल कॉलेज में दान कर देंगे। पता तो लगे ये दहेज के कीटाणु शरीर में आखिर रहते कहाँ हैं। वरना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी चीर फाड़ करके खोज ही लेंगे। कैदी कहाँ है? कैदी यही है मैडम जी, आपके आने से पहले ही उसे कैसे दिखा देती। ठीक है, बुलाओ उसे। जी मैम। कैंडी, अंदर आओ। टेलर मैडम बुला रही हैं। नमस्ते करो, ये नई जेलर मैडम है। नमस्ते। बैठो चंडी। तुम तो जुर्म के खिलाफ में सचमुच में ही चंडी बन गई। चंडी, कुछ तो बोलो। मैडम आप पूछ रही हैं तुमसे कुछ? क्या बोले हम? क्या बोले? सभी कुछ तो बता चुके हैं आप लोगन को। हाँ, कोई बात नहीं। बार बता दिया। ठीक है, एक बार फिर से बता दो। सुना है कि वो पापी तुम्हारा भाई था। यही बात तो सबन से ज्यादा दुख दे रही साहब। ये दुनिया में सारे पाप हमारे अपने रिश्तेदार और जान पहचान वाले ही करत रहे, पर
वो पापी हमारा सगा भाई नहीं रहा, तो फिर क्या रिश्ता था तुम्हारा उससे? वो हमारे गांव का रहा, ये नाते हमारा धर्म भाई लगत रहा। ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी? 12 साल पहले। गौना शादी के 4 साल बाद हुआ रहा। क्यों? गौना इतनी देर के बाद क्यों हुआ? तब हमारा आदमी कुछ काम नहीं करत रहा, पढ़ाई करत रहा। सुनो, कोशिश करके भी जब आगे नहीं पढ़ सके तो शहर आ गए कुछ कामकाज की तलाश में। जब अच्छा कमाने लग गए तो हमारे ससुर हमारे बापू से गौना की बात किए, बापू राजी हो गए और फिर हमारे गौना कर दिए। मतलब गौना के बाद तुम पति के साथ शहर आ गए? नहीं, कुछ महीना तो ससुराल में रहे, फिर यहाँ आई के साथ शहर आ गए। फिर पेट में गुड़िया का पता चला तो ये हमको गांव ले आए। कुछ दिन ससुराल रहे, फिर मैके चले गए। गुड़िया का जन्म वहीं हुआ रहा। जब गुड़िया साल भर की हुई तो ये हमको यहाँ शहर लेके आ गए। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पति काम क्या करता है? राजमिस्त्री है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है उसने। और घर कहाँ है तुम्हारा? हम मजदूरन के घर कहाँ हुआ करे हैं साहब। जहाँ कहीं बिल्डिंग बनता है वहाँ कोई टीन का घर बना लेते हैं। जब बिल्डिंग का छत पड़ जाता है तो बिल्डिंग पूरा होने तक वहाँ ही रह लेते हैं। तो बच्ची को तुमने स्कूल क्यों नहीं भेजा? कहाँ से भेजते साहब, जब अपने रहने का ही कोई ठिया ना हो तो कैसे सोचे ये सब। जब ये हादसा हुआ तब तुम्हारी बच्ची 7 साल की थी? 6 साल 7 महीना की रही हमारी गुड़िया। 6 साल 7 महीना की रही। तो क्या इन 5-6 सालों में भी तुमने घर बनाने की नहीं सोची? हाँ सोचे थे, अपने आदमी से कहे भी रहे, पर हम मजदूरों को महीना में एक अमावस्या की छुट्टी मिलता है। खुद से छुट्टी लें तो पैसा कटता है। ऐसे में घर के तो बस सपने ही देखा कर रहे हैं हम। अच्छा ये बताओ, जब ये हादसा हुआ उन दिनों तुम लोग कहाँ काम कर रहे थे? दिल्ली रोड पर, वहाँ एक बड़ा सा कॉलोनी बन रहा था। वहाँ कोई 200 मजदूर काम करत रहे। हमारे गुड़िया बड़े हो गए थे तो हम भी के साथ काम करने लग गए। गुड़िया वहाँ ही मजदूरन के बच्चन के साथ खेलत रही। पर हादसे वाले दिन तो अमावस्या थी ना? हाँ, साइड के बहुत सारे मजदूर शहर गए थे सौदा सुलभ के लिए। हमारा आदमी भी गया रहा। हम वो दिन कामकाज निपटा करके गुड़िया के बाल बनाई रहे थे। बापू शायद क्या लेने गए हैं? घर में दाल आटा सूजी खत्म हो गए हैं ना बेटा, वही लेने गए हैं। अम्मा तुम तो बापू से कह रही थी कि ये घर ले लो, तो हम इन्हीं घरों में रह लेंगे ना जो हम बना रहे हैं। नहीं बिटवा, घर तो औरन के खातर है, ये रहबे खातर नहीं है हमारे। घर तो घर बनाने वालों के होते हैं ना? नहीं बिटवा, घर बनाने वालों के तो सपने में ही घर हुआ करे हैं, रहबे खातर नहीं। तो फिर हमारा घर कब होगा? ये तो भगवान भी नहीं जानता है बिटवा, पर हम तो हर बापू से कह दिए हैं कि कौन खोली कमरा किराए पर ले लो। फिर हमारी गुड़िया स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। हाँ अम्मा, मैं स्कूल जाऊंगी, नए कपड़े पहनूंगी, तुम मेरी 2 छोटी बनाना। हाँ बिटवा, जब तक तो आपके बाल भी बड़े हो जाएंगे। अम्मा मुझे पैसे दो, आइसक्रीम वाले बाबा आ गए। अरे पहले बाल तो बनाई ले। नहीं अम्मा, पहले पैसे दो ना, वो आइसक्रीम वाले बाबा भाग जाएंगे। अच्छा ये ले। हाँ, पर जल्दी से वापस आ जाना खा करके। ठीक है अम्मा। तुम्हें हादसे का कब पता लगा? उस दिन कामकाज निपटा कर हम थोड़ा देर को लेट गए तो हमारा आंख लग गया। जब उठे तो अंधेरा होने को था। गुड़िया के बारे में सोचे तो लगा साइड पर बच्चन के साथ खेल रही होंगी। हम खाना वाना बनाने में लग गए।
जब उनके बापू आए तो हम कहे गुड़िया को ले आओ, खाने का वक्त हो गया है। वो गए तो बहुत देर बाद लौटे, कहे गुड़िया का कोनो पता नहीं चला। फिर हम दो मिलके गुड़िया को खोजने लगे, पर गुड़िया नहीं मिली। साइड के सारे मजदूर भी गुड़िया को खोजने लगे, गुड़िया का कोनो पता नहीं चला। फिर हम ठेकेदार के साथ थाने गए रपट लिखवाने। बहुत मुश्किल से रपट लिखे साहब, और हमें घर भेज दिए। हाँ, दूसरे दिन पास के जंगल में पुलिस को लाश मिल गई और पोस्टमार्टम से ये प्रूव भी हो गया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि जब साइट पर काम करने वाले 200 मजदूर खरीदारी करने के लिए शहर चले गए थे, तो वो कौन था जिसने साइट पर रहकर ये भयानक पाप कर डाला? पुलिस ने पोस्टमार्टम में मिले सारे सबूत जो है जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिए। पुलिस की पूछताछ के दौरान साइट पर काम करने वाले एक मजदूर गोविंद की भी हत्या हो गई। ऐसे में पुलिस का काम था कि साइट पर हुई 2 हत्याओं की जांच करना और अपराधियों को खोजना। लेकिन पुलिस को बहुत जल्दी कामयाबी मिल गई। पुलिस को बहुत जल्दी पता लग गया कि हत्या में किसी और का नहीं, चंडी सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही हाथ था ना? हाँ, हम किए वो पापी की हत्या। वो पापी हमारी भूल सी बच्ची के साथ पहले पूरा काम किए और फिर उसकी जान ले ली। ऐसा पापी को हम कैसे जिंदा रहते थे साहब? लेकिन तुमने तो कानून को अपने हाथ में ही नहीं लिया। जब हमारी बच्ची के साथ बुरा काम हो रहा था तब क्या कर रहा था आपका कानून? जब हमारी बच्ची की जान ली जा रही थी तब कहाँ था आपका कानून? अपराध होते समय कानून कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि अपराधी के मन में कानून का डर हो। कानून अपने तरीके से काम करता है। ये बताओ चंदी, तुम्हें कैसे विश्वास हुआ कि गुड्डी वाले केस में तुम्हारा धर्म भाई गोविंद ही असली दोषी है? वो पापी गले में शिवजी की माला पहनत रहा, मनकों वाली। गुड़िया के संस्कार के बाद जब वो हमें दिखाई दिए तो उनके गले में वो माला नहीं रही। हम बहुत सोचे और हमारा माथा ठनका, पर हम उसे कुछ कहे नहीं। शिव जी की माला मतलब रुद्राक्ष की माला? हाँ वही। तो उससे कैसे साबित होता है कि असली दोषी तुम्हारा धर्म भाई गोविंद ही है? मसलन माला उतारी जा सकती है, माला टूट भी सकती है। हालांकि हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लग गया था कि बच्ची के शरीर और उसके कपड़ों पर पाया गया वीर्य गोविंद का ही था। पुलिस की जांच में उसके नाखून और कपड़ों से पाए गए दूसरे सबूत भी यही बता रहे थे कि पहले गोविंद ने उसकी रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर भी चंडी, तुम सोच कर अच्छी तरह से बताओ, तुम्हें पक्का विश्वास कैसे हुआ कि असली मुजरिम जो है वो तुम्हारा धर्म भाई गोविंद ही है? वहाँ साइट पर 15 घर एक ही लाइन में रहे और वहाँ ज़्यादातर सब मजदूरी रहत रहे। जंगल के पास वाली आखिरी 2 लाइन में बहुत कम घर रहत रहे। वो पापी वहाँ ही रहत रहा। उनके गले में हम वो माला नहीं देखे तो हमारा माथा तो ठनका ही था। हम वहाँ गए जहाँ वो पापी रहत रहा, वह घर में भी वो माला नहीं दिखे। फिर आखिरी एक तो घर के बाहर हम माला का एक मनका देखे। हम भागकर घर के भीतर गए, वहाँ हमारी गुड़िया के बाल पड़े रहे। उस दिन कुछ देर पहले ही तो हम उनका बाल बनाए रहे। हमारा खून खौलने लगा। कुछ देर हम उनका बाल अपने हाथ में लिए गुड़िया को याद कर रोते रहे। फिर हम तय कर लिए कि हम को क्या करना है। और तुमने ये बात अपने पति को बताई? नहीं बताई, बताते तो न जाने क्या हो जाता। तो फिर तुमने अकेले ही गोविंद की हत्या कर दी? कौन माँ कभी अकेली नहीं होती है साहब। हमारे साथ हमारी गुड़िया रही और साथ में था उसकी खातर इंसाफ का रास्ता। जैसे नू पापी को पकड़े जाने का खौफ नहीं रहा, हमको भी नहीं रहा। हमारी गुड़िया जैसी हमसे चीख चीख के कहत रही कि अम्मा तू तो चंडी है, खत्म क्यों नहीं कर डाल दी पापी को? मार डाली को, मार डाल। ठीक है ठीक है ठीक है,
चंडी तुम ये बताओ कि तुमने अकेले ही गोविंद की हत्या कैसे की, और वो भी इतने खौफनाक तरीके से? आधी रात के बाद जब सारे मजदूर सो गए रहे, हमारा आदमी भी सो गया रहा, हम चुपचाप घर से बाहर निकले। शायद हमें पता था वो पापी दारू पीकर सो रहा होगा। हम साइड पर बड़े औजारों में से गैंती उठाए और वहां गए। वो पापी नशे में लम्बलेट पड़ा रहा। हम अपना दोनों जूतियां ऊके हाथों पर रखकर खड़े हो गए। उसका आंख खुल गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही हम उसके गले पर गैंती से जोरदार वार किए और उसका गले की नसें काट डाली। जैसे झटके से बकरा कटने पर उसका मुंडी तड़पता है ना, ऐसा नु तड़पत रहा। हमसे अपना जान की भीख मांगत रहा, पर हम तो चंडी बन गए थे। हम उसका गले पर गैंती से इतना वार किए कि उसका काम तमाम कर दिए। ये सब क्या चल रहा है जेल के अंदर? डिप्टी जनरल मैडम कहाँ है? जी मैडम, वो तो एलटीसी पे गई है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। एलटीसी पर? हमें एलटीसी कहाँ मिलती है? जी मैडम, उनके हस्बैंड आईएएस है, उनको मिलती है। ओह अच्छा। और ये मैडम, इनकी छुट्टी किसने सैंक्शन की? मैडम, आपसे जो पहले जेलर मैडम थी ना, उन्होंने। ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ डिप्टी जनरल मैडम, मैं बोल रही हूँ। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जेल की इतनी ऊंची दीवारों और तारबंदी के बावजूद कोई ऊपर से सैनिटरी पैड फेंक जाता है, तो कोई बिस्किट, नमकीन और चॉकलेट्स के पैकेट? मैडम, ये हमारे लिए भी आश्चर्य की बात है। हम जल्दी इसकी तहकीकात कर पता लगाएंगे। क्या खाक पता लगाएंगे आप? 6 महीने पहले भी इसी जेल में मोबाइल्स मिले थे ना, तब क्या तफ्तीश की थी आपने? मैडम, जांच चल रही है, पुलिस जल्दी मुजरिमों तक पहुंच जाएगी। आपको ये पता है कि आज क्या मिला है? जी मैडम, आपने बताया ना, सैनिटरी पैड, नमकीन, बिस्किट। अरे वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इन पैकेट्स के भीतर 2 मोबाइल, 4 सिम और नशे की गोलियां मिली हैं मैडम, नशे की गोलियां। ये कैसे सुरक्षा इंतजाम है जेल में? मैडम, चौकसी और बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो मैं बाहर हूँ, लौटकर आकर आपसे बात करती हूँ। मैं तो भूल ही गई, आप तो अपने हस्बैंड के साथ एलटीसी पर गई हैं ना। कब लौट रही हैं आप? जी 8 दिन बाद 14 तारीख को वापस ड्यूटी पर आ जाऊंगी। जय हिंद। जय हिंद। कमाल है। तुम बताओ, ये सब कब से चल रहा है जेल में? मैडम, छठे जमा से ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। दरअसल मैडम, स्टाफ की कमी है ना, इसलिए भी हो जाते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। यहाँ कम से कम 70 लोगों का स्टाफ चाहिए और पोस्टिंग दे रखी है सिर्फ 30 की। जी मैडम, और उसमें से भी 6 लोगों को वीआईपी के घर पे लगा रखा है। मतलब 24 लोगों की जिम्मे 70 लोगों का काम है, और ऊपर से सरकार चाहती है कि हम जेलों को सुधार गृह बना दें। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये रही सीसीटीवी की तफ्तीश रिपोर्ट। तो ये पैकेट्स रात 2 से सुबह 4 बजे के बीच फेंके गए हैं। सुनो, ये फेंकने वालों का पता लगाने के लिए मुझे लगता है कि जेल की बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ, बाहर की तरफ जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उनकी फुटेज भी हासिल करनी पड़ेगी। तुम जेल वालों को बुलाओ, एफआईआर दर्ज करते हैं। पता तो लगे इस दुनिया में कौन किस बंदनी का इतना ख्याल रखने वाला है
जो सैनिटरी पैड के अंदर मोबाइल, सिम और नशे की गोलियां भेज रहा है। बिस्किट और उसके नमकीन के पैकेट्स में भी नशे की चीजें आ रही हैं। सुनो, तुम दोनों सुनो, अच्छी तरह से सुन लो। जेल में जाओ और जेल में देखो कि नशे के कारोबार में लगी हुई जो भी बंदनियां हैं उन सबको पकड़कर बैरक्स के बाहर ले आओ और धूप में खड़ा कर दो। जब उनकी खाल खींचेगी ना, अपने आप बकेंगी किसका याद लेके आता है ये सारा माल। ठीक है मैडम। जाओ, अंडरस्टूड, टेक एक्शन। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपने तो दुनिया भर की जेलें देखी हैं, क्या सब जगह की कैदी और जेलों का हाल हमारे यहाँ जैसा ही है? देखो, इंसान तो सब जगह एक से ही है, पर हाँ डिफरेंट कल्चर होने की वजह से अपराध जरूर अलग अलग तरह के हो जाते हैं। वो कैसे मैडम जी? अब देखो ना, दुनिया में कुछ अपराध ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे ही देश में होते हैं। अब जैसे दुनिया की किसी भी जेल में दहेज हत्या के अपराधी नहीं मिलते हैं। सही कह रही हैं मैडम जी, और ये तो हिंदुस्तान खालिस हिंदुस्तानी बीमारी है। इसके अलावा और अलग क्या है मैडम जी? ऐसे तो देखो, कई देशों में कुछ औरतें नशीली दवाओं और ड्रग्स के कारण भी जुर्म की दुनिया में आ जाती हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि वहाँ की जेलें हमसे बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरी हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, स्टाफ पूरा मिलता है, बजट पूरा मिलता है, जिससे कि कैदियों का जीवन सुधारने में हमें बहुत आसानी मिल जाती है। और कई अपराधी तो जेल से छूटने के बाद बहुत अच्छे नागरिक का जीवन भी जीने लग जाते हैं। पर कैदियों को सुधारने की कोशिश तो हमारे यहाँ की जेलों में भी लगातार होती ही रहती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन विदेशों की तुलना में हमें मिलता क्या है? ना बजट मिलता है, ना स्टाफ मिलता है, ना ऐसे हमें सुविधाएं मिलती हैं कि हम जेलों को सही मायने में सुधार गृह बना सकते हैं। अब तुम ये तो मैडम जी सारी ही जगह की बात है, और फिर हमारा ये जो समाज है वो अपराधियों को स्वीकार भी तो नहीं करता है ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। समाज यही तो, अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई जीवन में अपराध कर भी बैठता है तो भी कानूनी तौर पर सजा भुगतने के बाद भी समाज उन्हें बख्शता नहीं, समाज उन्हें अपनाता ही नहीं है। अरे यहाँ किसी को भी ले लो, उसके परिवार वाले ही उन्हें भूल जाते हैं। जी उनके अपने को जो जन्म देते हैं माँ बाप, वो भी उन्हें भूल जाते हैं, और उनके अपने चाहे बेटा बेटी तक उनको भुला देते हैं। बिल्कुल। अब तुम ये इसको गीता को ही ले लो ना। जी मैडम। अरे हाँ, ये गीता नहीं है अभी तक, तुम लाने वाली थी ना उसको? जी मैडम, वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, मैंने मैसेज कर दिया है, आती ही होगी। अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जब देखो बुला कर लो। लाइब्रेरी में पढ़ रही, आओ गीता, में मैडम बुला रहे हैं। आओ गीता, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। गीता, मैडम तुम्हारी ही कहानी के बारे में बात कर रही थी अभी। मेरी कहानी? उसे तो अब भूल भी चुके हैं लोग। अरे नहीं गीता, तुम्हारी कहानी कोई नहीं भूले। अगर नहीं भूले होते तो पाखंडी बाबाओं और धर्मगुरुओं की फौज कम नहीं हो जाती।
अखबारों में आए दिन इनकी काली करतूतें ही तो पढ़ने को मिलती हैं आजकल। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत धार्मिक है ना, बस इसीलिए। हाँ, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म की अफीम हमें इस कदर अंधा बना देती है कि धर्म की आड़ में इसके पीछे चलने वाले पाखंड और लोभ लालच को हम नहीं देख पाते। सही कह रही हो गीता तुम। देखो, सभी धर्मों की रचना तो इंसान को बेहतर बनाने के लिए ही हुई थी, और हर मजहब में विकृत मानसिकता के चलते बस कुछ धर्माचार्यों ने इन लोगों को धर्म से विमुख कर दिया है, और इसका नतीजा तो हम सब देख ही रहे हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें गीता, ये बताओ कि तुम इन दिनों क्या पढ़ रही हो, क्या नया चल रहा है? मैडम जी, मैंने यहाँ जेल में आने के बाद ही अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है। अब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, तुम्हें किसी तरह की कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैडम। वैसे अब तक की थोड़ी बहुत पढ़ाई में मैं यही ठीक से समझ पाई हूँ कि अगर बाबा साहेब का हिंदू कोड बिल उस वक्त पास हो जाता तो हम भारत की स्त्रियां बहुत बहुत आगे होती, और धर्म के नाम पर हमारा शोषण एकदम खत्म हो चुका होता। लेकिन अफसोस, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त इनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आ पहुंची। ठीक कह रही हूँ, बुजुर्गों का कर्म फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है गीता। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या ये बात सच है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती? हाँ मैडम, ये एकदम सच है। मैंने यहाँ जेल में आने के बाद ही जाना कि अपराध की दुनिया में आने के बाद सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी भूल जाते हैं। अब देखिए ना, मेरे मम्मी पापा भी भूल गए ना। पर तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद ही तो तुम्हें आश्रम में भेजा था। हाँ, मुझे मेरे मम्मी पापा ने उस ढोंगी बाबा को दान कर दिया था। अब आपने भी तो अखबारों में पढ़ा होगा ना कि अभी कुंभ में 13 साल की छोटी बच्ची को उसके माँ बाप ने अखाड़े में दान कर दिया। वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने भी दान कर दिया। मेरे पापा मम्मी की उस आश्रम में बहुत आस्था थी। मैं भी बचपन से ही उनके साथ आश्रम में जाती रही। वहाँ का धार्मिक वातावरण बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता था। योग, भजन, प्रवचन, पूजा पाठ, सब कुछ बहुत आकर्षक लगता था मैडम। तो क्या तुम इसी आकर्षण में आश्रम गई थी? नहीं, मैंने बताया ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे आश्रम में सेवा के लिए दान कर दिया था। I was donated। आश्रम की सेवा के लिए कन्यादान। तो इसके पीछे भी कोई खास वजह तो जरूर रही होगी। हाँ मैडम, इस पूरी दुनिया में मनुष्य 2 ही चीजें तो चाहता है, एक तो पैसा और दूसरी पावर। तो मेरे पापा के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन पावर नहीं। और हमारे देश में पावर हासिल होती है पॉलिटिक्स से, तो मेरे पापा की पावर के लिए जरिया बनी मैं। क्या बात कर रही हो गीता तुम? तुम्हारी उम्र तो उस समय बहुत छोटी रही होगी। हाँ मैडम, उस वक्त मैंने बस 8वीं कक्षा ही तो पास की थी, जब आश्रम की सेवा के लिए मुझे दान कर दिया गया। मुझे मालूम है, अखबारों में उन दिनों तुम्हारी बहुत तस्वीरें छपी थी, खबरें छपी थी। तुम्हारे माँ बाप का नाम भी बहुत रोशन हुआ था, काफी चर्चे रहे थे तुम लोगों के उन दिनों। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन वो सब एक गेम प्लान था। शतरंज की बिसात की तरह एक मोहरा बना के रखा था मेरे पापा ने मुझे उस आश्रम में। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली। मैं तो सिर्फ एक टूल थी मेरे पापा के लिए राजनीति में धमाकेदार एंट्री। बाबा की उस पार्टी में बहुत पहुंच थी, जिस पार्टी का टिकट मेरे पापा चाहते थे। आश्रम में मेरे दान के साथ ही मेरे पापा की उस पार्टी में एंट्री हो चुकी थी। वो टिकट के दावेदारों में एकदम पक्के मान लिए गए थे। लेकिन ठीक चुनाव से मैंने पहले पापा का टिकट काट लिया। बाबा का टिकट काटा, उधर पापा का भी टिकट कट गया। ना तो उनको राजनीति में टिकट मिला और ना पार्टी में पूछ रही। वो फिर क्या करते, फिर से अपनी बिजनेस की दुनिया में लौट गए। तुम तो ये बताओ, तुम्हारी क्या उम्र थी जब तुमने इस बाबा की
हत्या कर दी? 18 साल और 4 महीने मैडम। तो मतलब तुम 5 सालों तक कम से कम इस आश्रम में रही, तो इन 5 सालों में तुमने क्या किया? मुझे तो पक्की साध्वी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। संस्कृत भाषा के साथ हिंदी, अंग्रेजी भाषा और कई प्रकार के धर्म ग्रंथ पढ़ाए जा रहे थे। योग, कुंडलिनी जागरण आदि कई प्रकार की विद्याएं सिखाई जा रही थी। मुझे तो बकायदा युवा साध्वी के तौर पे लॉन्च करने की तैयारी चल रही, जिसका फायदा मेरे पापा और बाबा दोनों को मिलता। लेकिन मैंने सब गुड़गोबर कर दिया। दोनों को फायदा? मतलब मैं समझी नहीं। अब देखिए मैडम, मेरे पापा को तो पॉलिटिकल माइलेज मिलना ही था, उधर बाबा को युवा साध्वी के तौर पर नोट छापने की मशीन मिल जाती। अब मैडम, आपको पता है एक प्रवचन में जितना खर्चा आता है उससे 5 गुना अधिक आमदनी होती है आश्रम को। तो इस तरीके से योग, प्रवचन, पूजा पाठ के ढकोसलों से ये भोली भाली जनता की कमाई पाखंडी बाबाओं और राजनेताओं तक पहुंचती है। धर्म की कमाई में सबका हिस्सा होता है, केवल भगवान और उसकी भक्तों का नहीं। इसीलिए तो इतने लंबे गेम प्लान बनाए जाते हैं जैसे मेरे पापा ने बनाया। और जिस तरह से तुमने बाबा की हत्या की लगता है गेम प्लान तो तुमने भी बहुत लंबा ही बनाया था, है ना? बोलो, क्या तैयारी की थी तुमने? नहीं मैडम, ज्यादा नहीं, मुझे तो बस एक हथियार की जरूरत थी, वही हासिल करना था। और जब पिस्तौल हाथ लगी तो अपना काम कर डाला। तुमने कोर्ट और पुलिस को दिए बयानों में बताया है कि बाबा की हत्या से पहले करीब 8 महीनों से तुम तनाव में थी। तुम्हारे घर वाले, खास तौर पर तुम्हारी मम्मी को पता था कि तुम तनाव में थी? हाँ मैडम, आप एकदम सच कह रही हैं। मेरी मम्मी सब जानती थी, लेकिन मेरे पापा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें बाबा को लेकर अंधा बनाया हुआ था। उन्होंने कभी मेरी बातों पर कान नहीं दिए। और वैसे भी मेरी मम्मी बिना पापा की इजाजत के कर भी क्या सकती थी। बाकी घर वालों का तो सवाल ही नहीं उठता। और मैडम, आश्रम से भागकर मैं जाती भी तो कहाँ, घर, वहाँ के रास्ते तो मेरे लिए लगभग बंद ही थे। तो क्या इसीलिए तुमने हत्या का रास्ता अपनाया? नहीं मैडम, केवल एक हत्या का रास्ता नहीं था। वैसे मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये था कि आश्रम में धर्म की आड़ में जो कुछ भी चल रहा है उससे आंखें मूंद लूं और उसी का हिस्सा बन जाऊं। लेकिन इस रास्ते की भी अपनी मुश्किलें थी। कैसी मुश्किलें? उस माहौल में रच बस जाने के बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। कई साध्वियां, लड़कियां सब कुछ अपनाने के बावजूद मारी गई, जिसका पता बाबा की हत्या के बाद लगा। तो तुमने दूसरा रास्ता अपनाया? हाँ, और दूसरा रास्ता यही था कि कुछ ऐसा करूं कि उस बाबा की हत्या के साथ आश्रम की सारी पोलपट्टी सामने आ जाए और आगे हजारों लाखों औरतों को बर्बाद होने से रोका जा सके। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत एक्सट्रीम वाला रास्ता चुना? मैडम, आज आप यहाँ ये बात कह सकती हैं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैडम गीता जी, आप जो कारण बता रही हैं ये सब हवाई टाइप के हैं, बेफिजूल कारण है। सच बताओ गीता, सच साफ बताओ, क्या खास वजह थी जिससे कि तुम इस राह पर चलने के लिए मजबूर हुई? बोलो। मैडम, कोई एक कारण हो तो बताओ। वहां मेरे देखते ही देखते एक के बाद एक लड़कियां गायब हो जाती, कभी नहीं लौटने के लिए। वो आश्रम पूरा कब्रिस्तान ही तो था, जहां रात के अंधेरे में किसी की भी लाश दफना दी जाती और सुबह बाबा वही वृक्षारोपण करने चला जाता। हाँ, बाद में पता लगा कि ये बाबा का श्रद्धांजलि देने का अपना ही तरीका था। पर फिर भी गीता, सोच कर बताओ, देखो कोई ऐसी घटना जरूर रही होगी, कोई बहुत पर्सनल किस्म की घटना जिसने तुम्हें इतना हिला दिया। बोलो। हाँ मैडम, जब
धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि आश्रम नहीं, धर्म की आड़ में झूठ और व्यभिचार का अड्डा है। तो मेरी आंखें खुलने लगी। वहाँ मेरे गुरुमाँ के रूप में थी साध्वी पद्मा। वो कई बार मुझे इशारों में बहुत कुछ बतला चुकी थी। मैं अक्सर उन्हीं के कक्ष में रात्रि विश्राम किया करती थी। मैंने कई बार नोटिस किया कि जब मैं लगभग सोने वाली होती तो वो मुझे सोया हुआ जानकर उठ जाती, स्नान घर में जाती, नहाती, कक्ष में आके श्रृंगार करती और फिर चली जाती। कर छोड़ गीता, छोड़ थोड़े में कहो। हाँ, और जब सुबह या रात को मैं उन्हें अपने बगल में सोया हुआ देखती तो उनका सारा श्रृंगार रोने हुए बगीचे जैसा दिखता। एक रात मैडम मैंने उनसे पूछ लिया कि गुरुमाँ आप रात में कहाँ रही? तो उन्होंने कहा बाबा के साथ साधना में ली। और एक रात जब वो गई तो फिर कभी नहीं लौटी। वो कभी नहीं लौटी। उस रात उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझसे कहा, बिटिया, मैं धर्म और साधना की इस धोखे वाली अंतिम यात्रा पर जा रही हूँ। चरम साधना अवस्था आज चरम साधना अवस्था की प्राप्ति होगी। अपने मम्मी पापा को बुला लो बिटिया। ये आश्रम अब तुम्हारे क्या किसी के रहने लायक नहीं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, उसके बाद गुरु माता का क्या हुआ? वो फिर कभी नहीं लौटी। वो फिर कभी नहीं लौटी। सुना दूसरे दिन बाबा ने उनकी कब्र पर कदम का पेड़ लगाया था। ये बात तुम्हें किसने बताई? आश्रम की वयोवृद्ध साध्वियों ने मुझे बताया। लेकिन मुझे हर तरफ से चुप रहने के संदेश मिलते रहे। किसी को कुछ मत कहना, गुरुमाँ साध्वी पद्मा कहाँ गई मत बताना, कोई अगर पूछे तो कहना पता नहीं। ये कब की बात है? बाबा की हत्या के करीब 20-25 दिन पहले की मैडम। तो उसके बाद तुमने ठान लिया कि तुम्हें क्या करना है? जी मैडम, एक तरीके से तो ऐसा ही समझ सकते हैं। तो फिर ये बताओ कि तुमने पिस्तौल कैसे और कहाँ हासिल की? मैडम, गुरुमाँ के जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी को फोन किया। मम्मी को फोन किया? हेलो मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। बेटा, पूजा बाबा जी के आश्रम में कैसा डर? मम्मी, मेरे गुरुमाँ साध्वी पद्मा का कुछ पता नहीं चल रहा। वो कई दिनों से गायब है। यहाँ आए दिन लड़कियाँ साध्वियाँ गायब हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। मुझे नहीं बनना साध्वी, मुझे नहीं देने झूठे फालतू के प्रवचन। मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो मम्मी। बेटा, तेरे पापा से बात करती हूँ, वे बाबा जी से बात करके तय करेंगे। नहीं मम्मी, आप पापा से कोई बात मत करना। और आश्रम में बाबा जी से तो क्या, किसी से कोई बात मत करना। बेटा, बता तो फिर मैं क्या करूँ? मुझसे मिलने ही चली आओ। 6 महीने हो गए तुम्हें देखे। आई तो थी 3 बार तुमसे मिलने, पर मिलने ही नहीं दिया। कभी कहा गया अनुष्ठान चल रहे हैं और कभी कहा गया कि तुम बाहर हो। मम्मी आप चुप क्यों हो? हाँ बेटा, कुछ तो बोलो। हाँ बेटा, हाँ आती हूँ कल परसों बेटा, तुमसे मिलने आती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लाना है बेटा? हाँ मम्मी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आप मेरे लिए छोटा सा काम करोगी मेरी प्यारी मम्मी? हाँ बोल ना मेरी रानी बेटी, क्या चाहिए तुझे? क्या लाना है तेरे लिए? मम्मी,
वो आप मुझे पापा की पिस्तौल ला दोगी? पागल हो गई हो क्या? नहीं सच्ची, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है रात में, तो उसे सिरहाने रख के सोऊंगी, इससे डर नहीं लगेगा। और वैसे भी मम्मी, सिरहाने रखने के लिए ही तो मांग रही हूँ। और तेरे पापा को पता चल गया तो? वो कितने दिनों से तुम्हारी बेडरूम वाली अलमारी में रखी है, आज तक तो पापा ने उसे कभी निकाला नहीं, तो अब कैसे पता चलेगा? और वैसे भी वो अलमारी पापा की कम और तुम्हारी ज़्यादा है। ठीक है, तो 1-2 दिन में आती हूँ, अकेले ही आना होगा। हाँ, शाम को आरती के वक्त मंदिर में मिलूंगी। ठीक है मम्मी, प्रणाम। ठीक है बेटा। तो इस तरह तुमने पिस्तौल हासिल की? जी। और पिस्तौल मिलने के बाद भी तुम तो बहुत दिन तक इंतजार करती रही। इतने दिन तक तुमने आखिर किया क्या? मैं सोचती रही, प्लानिंग करती रही कि कब, क्या और कैसे करना है, लेकिन अपनी किस्मत कहूँ उस बाबा की, ऐसा मौका हाथ लगा कि सब कुछ एकदम आसान हो गया। मतलब? उस दिन बाबा ने रात के करीब 10:30 बजे मुझे खुद ही अपने कक्ष में बुलवा लिया। रात को क्यों? रात को बाबा साधवियों को साधना के लिए अपने कक्ष में बुलवाता था। जैसे मेरी गुरु माँ जाया करती थी, तो मुझे भी जाना ही था एक दिन उसके आदेश पर। तो तुमने इस तरह से साधना प्राप्त की? अपनी नहीं, उस बाबा की भी परम चरम साधनावस्था। आयुष्मान भव, आयुष्मान गीते, बहुत समय हुआ तुम्हें विद्या अध्ययन करते हुए। जी महाराज। अब तुम्हारी जैसी पवित्र साध्वी को साधना के परम का, चरण का अनुभव करना चाहिए। अवश्य महाराज। हमें किंचित पीड़ा हो रही है गीते। अपने कर कमलों से हमारे भाल को तनिक ज्योतिर्मय करो। जी महाराज, मुझे क्या करना होगा? साधना से पूर्व शीश शांत रहना चाहिए ना, इसलिए शीश की पीड़ा का शमन करो गीते। क्या महाराज? अपने कर कमलों से हमारे इस भाल को श्रेष्ठ मर्दन करो गीते। जी महाराज। हो कितना आनंद है, कितना आनंद है कितना आनंद है इस स्वर्गोचित स्पर्श में। यही साधना का सुगम मार्ग है गीते। इसके बाद हम दोनों क्रम से कई सोपानों की यात्रा करते हुए उस परम चरम साधनावस्था में पहुंचेंगे गीते।
यहाँ से अंत में जाकर परमात्मा के मिलन का सुख प्राप्त। क्या तुम उस परम चरम साधना के लिए, क्या तुम उस अनंत यात्रा के लिए उद्यत होगी? जी महाराज, क्या आप भी तैयार हैं उस परम चरम साधना अवस्था के लिए? गीते मैं तो तब से तुम्हारे इस यौवन पुष्प के खिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजनीति के उस गंदे दलाल को, लेकिन मेरी सजा पूरी हो चुकी है। माता पिता रहे नहीं, भाई मुझे अपनाएंगे नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने मार डाला उस ढोंगी और पाखंडी बाबा को, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। लेकिन जो माँ बाप भाई बहन हमसे जेल में मिलने तक नहीं आते, क्या वो हमें अपनाएंगे? मैं मार दियो मुखिया ने, पापी मर गो पापो कट गो। अब मैं कटी जाऊंगी। देवर को जाई तो राखवा सूरिया और गांव वाला भी किया रहबा देसी। हम भी मार डाले वो पापी धर्म के भाई ने। हम तो मजदूरी करके कमा खा लेंगे, पर हमारा आदमी मालूम नहीं हमें साथ रखेंगे कि नहीं। कानून के खिलाफ जाएंगे, उन्हें सजा मिलकर रहेगी। हर जुर्म की सजा है कानून में, वो तो मिलकर ही रहेगी। सजा और जेल के डर से अपराध कम नहीं होते, मगर कानून का डर जरूरी है। कानून से कोई बच नहीं सकता, हर अपराध के ऊपर है कानून। लेकिन ये भी सच है कि दुखियारी औरत कभी किसी को छोड़ती नहीं। जेल में कैदियों को तरह तरह के काम सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन तो कर लेते हैं, लेकिन समाज में इनका स्थान वो कहाँ है? समाज को चाहिए कि वो इन्हें अपनाए। सवाल घर वालों का है कि घर वाले इन्हें अपनाएं, इन्हें घर के मेंबर का दर्जा दें, इन्हें अच्छा मेंबर बनने के अंदर सहायता करें। बदलना है तो समाज को बदलिए, बदलना है तो व्यवस्था को बदलिए, ताकि कोई भी कभी भी किसी जुर्म के राह पर ना चले और कोई भी दुखियारी औरत दुखी होकर मजबूर में हत्या ना करे। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी दर्शकों का थोड़ा सा समय और चाहते हैं ताकि आपको कलाकारों से परिचित कराया जा सके। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ जेल कर्मी अनु, जिसे निभाया मीरा सक्सेना ने। जेल कर्मी सुषमा, जिसे निभाया उमा गौतम ने। सोमा मीनाक्षी शर्मा, शनिचरी माई सरस्वती, चंडी नंदिनी पंजवानी,
गीता शिखा पारिक, गीता की माँ हर्षा पंजाबी, सोमा की माँ विनीता व्यास, सोमा के पिता मनोज अडवाणी, सोमा के भाई युवराज यादव और तन्मय जैन, शनिचरी का पिता जे.के. झुरानी, पटवारी जे.पी. चोपड़ा, मुखिया विजय स्वामी, गुड्डी वंशिका, बाबा M.L. गोयल और जेलर की मुख्य किरदार को निभाया भगवंत कौर जी ने। भगवंत जी ने इस नाटक का सह निर्देशन भी किया है। म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट सुमित चेची, आइए सुमित। मंच सज्जा युवराज यादव, तन्मय जैन और महेश योगी। प्रकाश व्यवस्था राजेंद्र शर्मा राजू। प्रस्तुति प्रबंधक हरि नारायण और नाटक के लेखक एवं निर्देशक प्रेमचंद गांधी। और मेकअप राधेलाल बांका। मैं कंसल्टेंट प्रोग्रामिंग मैनेजर डॉक्टर चंद्रदीप हाडा को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आए और गाथा बंदनी के लेखक और निर्देशक श्री प्रेमचंद गांधी जी को जवाहर कला केंद्र की ओर से पोर्टफोलियो भेंट कर सम्मानित करें। तो कल आप सबका इंतज़ार रहेगा नाटक गुड्डी एंड द सिटी ऑफ अनबॉर्न किड्स में। आज की शाम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।